हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में, जो कि दक्षिण भारत में एक इम्पोर्टेंट राजवंश के रूप में हमें इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते हैं ये। तो सबसे पहले आपको अगर याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर इस रीजन में जब हर्षवर्धन का शासन था, तो यहाँ पर जो शासन था वो बादामी के चालुक्य यहाँ पे शासन कर रहे थे। ये एरिया आप देखिए। तो जब बादामी के चालुक्य शासन कर रहे थे तभी हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच में युद्ध भी हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है। जब बादामी के चालुक्य देखेंगे तो 550 से लेकर सिर्फ 750 सालों तक रहेंगे और अंतिम इनका जो शासक था अपराजित। अपराजित की अंतिम हार हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि बादामी के जो शासक हैं, जब 750 में ये अंत होता है इनका, उसके बाद इनको इसी जगह पर रिप्लेस करते हैं राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूटों का जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 750 से 950। बात समझ में आ रहा है? और जब राष्ट्रकूट डिसइंटीग्रेशन होगा राष्ट्रकूटों का, तो अब भाई इन्होंने उत्तर भारत में भी हमने क्या देखा, इन्होंने त्रिपक्षीय युद्ध में संघर्ष किया था, तो उन्होंने एक बड़ा सा एरिया उत्तर भारत का भी कब्जा रखा था। राइट और नॉट? तो जब राष्ट्रकूट का डिसइंटीग्रेशन होगा तो ये दो पार्ट में होगा। उत्तर भारत में इनको रिप्लेस कर देंगे परमार ऑफ मालवा, मालवा के परमार। और दक्षिण भारत में इनको रिप्लेस कर देंगे कल्याणी के चालुक्य। तो आप ये बताओ, जो तीन तरीके के चालुक्य हैं उनमें से दो चालुक्य अगर देखें, बादामी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, इनके बीच में शासनकाल आता है किसका? राष्ट्रकूट का। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि पहले बादामी के चालुक्य, फिर राष्ट्रकूट और फिर कल्याणी के चालुक्य। आंसर होगा फिर बेंगी के चालुक्य का क्या क्रम है। तो बादामी के और बेंगी के चालुक्य, बेंगी का मतलब जो बैंक पर है, बैंक मतलब जो तट पर है, इनका कार्यकाल लगभग एक जैसा है। कैसे एक जैसा है? बादामी के चालुक्य का जो शासक है पुलकेशिन द्वितीय, और यहाँ पे शासन कर रहे हैं पल्लव्स। पल्लव में भी कौन? महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। तो जब ये पुलकेशिन सेकंड महेंद्र वर्मन पर अटैक करेगा तो पहले इनका जो था एरिया पल्लव्स का, वो ये वाला एरिया था बेंगी तक। तो ये वाला जो एरिया है बेंगी का, ये छुड़ा लेगा, यहाँ से इनसे छीन लिया जाएगा। और ये अपने पुलकेशिन द्वितीय अपने एक भाई को इस गद्दी पर बैठा देगा जिसने नींव रखी बेंगी के चालुक्य वंश की। तो हमने अब क्या चीज याद याद रखना है। अब ये एक चीज और देखो आप, 550 से 750, ये 2 वर्ष 200 साल तक है। राष्ट्रकूटों ने भी लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और इन्होंने लगभग 150 वर्षों तक शासन किया। तो बादामी के चालुक्य 200 वर्ष, राष्ट्रकूट 750 से 950 200 वर्ष, कल्याणी के चालुक्य 950 से 1100, ये भी 200 वर्षों तक शासन किया। और बेंगी के चालुक्य ने पूरे 600 वर्ष, 600 से लेके 12 से। तो ये चीज हमें कंफर्म हो गई। और अगर आप मैप देखना चाहें तो ये देख लो, चालुक्य यहाँ पे ये बादामी के चालुक्य से इसी जगह को जब रिप्लेस करेंगे, राष्ट्रकूट आ जाएंगे इसी जगह पर। मांडखेत के राजपूत या मंकीर के राष्ट्रकूट आप कह सकते हैं। और राष्ट्रकूट जब जाएंगे तो उत्तर भारत में इनको रिप्लेस करेंगे मालवा के परमार, और दक्षिण भारत में इनको रिप्लेस करेंगे जो यहाँ पे ये आपका कल्याणी की चालुक्य, जो कि कल्याणी यहाँ पे होगी कुछ। कल्याणी के चालुक्य को हम पश्चिमी चालुक्य भी बोल देते हैं कभी कभार, क्योंकि थोड़े ईस्टर्न में थे और ये थोड़ा वेस्ट की तरफ थे। आइए अब मेन टॉपिक डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि राष्ट्रकूट के अभिलेखों में उनका मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? लातूर माना जाता है। अब लातूर क्या है? अगर आप दक्कन का पठार का एरिया देखोगे तो ये एरिया है लातूर का। लातूर यानी कि महाराष्ट्र में। और इन्होंने जो अपनी कैपिटल बनाई थी वो भी कहाँ पे बनाई थी? मान्यखेट में। मान्यखेट के राजपूत, वो भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अशोक के अभिलेखों में रटकों का उल्लेख हुआ है। अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें 2, 3 और 5 में आप देखेंगे ये साउथ इंडियंस के लोगों का मेंशन हुआ है 5वें में। तो उसमें इन्होंने रटकों का अभिलेख किया। रटक मतलब राष्ट्रकूटों से ही संबंधित है। अमोघ वर्ष का संजन, अगर हम इनके राष्ट्रकूट वंश की जानकारी की बात करेंगे तो अमोघ वर्ष का एक तो संजन लेख, उसी तरीके से राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक है गोविंद चतुर्थ का केम्बे लेख और सांगली लेख। हमें इनके वंशों की जानकारी हमें प्राप्त होती है इन्हीं अभिलेखों से। किस किसका? अमोघ वर्ष का संजन लेख, गोविंद चतुर्थ का केम्बे एवं सांगली लेख। याद रखना कि किसका कौन सा लेख है। राजपूत वातापी के चालुक्यों के सामंत थे, किंतु दंती दुर्ग ने 752 में अंतिम चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन को पराजित कर मानखेड़ में स्वतंत्र राजपूत राज्य की स्थापना की। वो क्या कह रहा है कि राजपूत वातापी के चालुक्यों के सामंत थे। अभी यही चीज हमने पढ़ी थी कि वातापी के चालुक्यों को रिप्लेस किया राजपूतों ने। तो राजपूत वंश का स्थापनाकर्ता कौन है? दंती दुर्ग ने। कब? 750 752 में। और इसने हराया किसको? अंतिम
पल्लव सॉरी अंतिम चालुक्य शासक कौन है? कीर्तिवर्मन को हराया। तो 2 चीज़ें याद रखनी है। कीर्तिवर्मन लास्ट रूलर था जिसको हराया गया और उसके बाद शासन की स्थापना दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी। हाँ, और राजधानी इसको किसने बनाई? मानेखेट या इसको मालखेत भी कभी-कभार बोला जाता है। अरबों के विरुद्ध चालुक्य नरेश की सहायता करने के कारण दंतीदुर्ग को विक्रमादित्य ने पृथ्वी बल्लभ की उपाधि दी। अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि जो चालुक्य नरेश हैं, वातापी के चालुक्य, उन्हीं के ये वेसल्स हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे कौन? ये दंतीदुर्ग या राजपूत। तो चालुक्य नरेश जब अरबों ने अटैक किया था तो चालुक्य नरेश की हेल्प करी थी किसने? दंतीदुर्ग ने। तो इसी से खुश होकर चालुक्य नरेश ने दंतीदुर्ग को विक्रमादित्य चालुक्य नरेश को सॉरी अ, इसे फिर से देखते हैं। अरबों के विरुद्ध जब अरबों ने अटैक किया था तो चालुक्य नरेश की हेल्प करी थी दंतीदुर्ग ने, राइट? तो यहाँ पर देखेंगे कि विक्रमादित्य द्वितीय इसने पृथ्वी वल्लभ की उपाधि दी थी किसको? दंतीदुर्ग को। एक्चुअली में अगर पृथ्वी वल्लभ वगैरह की बात करें तो जो पुलकेशिन फर्स्ट शासक था, पुलकेशिन सेकंड नहीं, पुलकेशिन फर्स्ट, इसने इस प्रकार की उपाधियां धारण करी थी, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी वल्लभ जैसी उपाधियां थी वो ओरिजिनली बादामी के चालुक्य नरेशों ने अडॉप्ट करी थी, बाद में उनके सामंतों ने भी अडॉप्ट करी या फिर उनको प्रदान की गई। जैसे एक सामंत हो गया यही दंतीदुर्ग और एक जो मालवा के परमार है, मालवा के परमार, उन्होंने भी इस प्रकार की उपाधियां धारण करी थी, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, राइट? और उपाधि दी किसने थी लेकिन दंतीदुर्ग को? विक्रमादित्य द्वितीय ने। अच्छा, अब विक्रमादित्य द्वितीय वही शासक है जो अटैक करेगा किस पे? पल्लवों पर, पल्लवों की राजधानी लूटेगा कांची और अपने आप को अडॉप्ट करिए कांची कुंड के रूप में एक अपने। इसके बाद दंतीदुर्ग ने एलोरा के दशावतार मंदिर यानी कि जो कि बना है गुफा संख्या 15 में उसका निर्माण करवाया था। याद कैसे रखेंगे? दा से दंतीदुर्ग और दा से दशावतार मंदिर, ठीक है? गुफा संख्या किसमें? 15 में। दंतीदुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में शासक बना। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया जो कि गुफा नंबर 16 में है। देखो, पहले दंतीदुर्ग ने गुफा नंबर 15 में दशावतार मंदिर का निर्माण करवा दिया था और उसके बाद अब ये बहुत विकट स्थिति बन रही है कि दंतीदुर्ग का कोई भतीजा वगैरह नहीं, इसका चाचा है कृष्ण प्रथम। तो पूछ सकते हैं कि दंतीदुर्ग और कृष्ण प्रथम का रिश्ता पूछ सकते हैं। तो दंतीदुर्ग का चाचा था कृष्ण प्रथम, इसने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गुफा नंबर 16 में। एलोरा के कैलाश मंदिर का मुख्य वास्तुकार कौन था? कोंकण। और वैसे भी हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मंदिर को कोंकण के एरियाज में बना था, ये कोंकण तट, तो यहाँ पे इसका वास्तुकार कोंकण था। संपूर्ण मंदिर एक पथरीली पहाड़ी के पाषाण पाषाण यानी कि एक ही बड़ी सी पहाड़ी थी, इसी के पत्थर को इसको काट कर बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये ऊपर से बनाया है, नीचे से उन्होंने नहीं काटना स्टार्ट किया, ऊपर से काटना स्टार्ट किया और ये मंदिर मंदिर अधूरा रह गया है। कृष्ण प्रथम को छत्र प्रजाबाधा और कृत प्रजापाला कहा गया है। अब इसकी दो उपाधियां हैं, कौन कौन सी? एक छत्र प्रजाबाधा और दूसरी उपाधि कौन सी? कृत प्रजापाला। अब याद कैसे रखेंगे? देखो, कृष्ण प्रथम को हमने मान लिया भगवान कृष्ण। कृष्ण कृष्ण अपनी प्रजा को पालते हैं नहीं पालते हैं? बिल्कुल। तो प्रजा वाली उपाधियां कृष्ण प्रथम की हैं या फिर उसने प्रजा के लिए कैलाश मंदिर का निर्माण करवा दिया। तो ऐसे याद रखो, जिस प्रजा वाली उपाधियां आ जाएंगी तो जिस व्यक्ति ने एक मतलब मोनोलिथिक कैलाश टेम्पल का निर्माण करवाया था वही प्रजा, प्रजा को देखने के लिए कि प्रजा आएगी, देखेगी, विजिट करेगी, टूर करेगी। कृष्ण प्रथम की जो उपाधि और कौन सी थी? सुप्तुंग की थी। सुप्तुंग का मतलब क्या होता है? तुंग मतलब होती है पहाड़ी। तो सीधी सी बात बताओ, अगर तुंग मतलब पहाड़ी होती तो पहाड़ी को काट कर किसने बनवाया था? शुभ काम मंदिर करवाया था किसने? कृष्ण प्रथम ने। तो उस तरीके से उसी हो जाएगी। तो अब तक हमने दो शासक देख लिए हैं। सबसे पहला शासक स्थापनाकर्ता स्वयं दंतीदुर्ग था और दूसरा उसका चाचा कृष्ण प्रथम। अब हम देखेंगे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट शासक, नाम है ध्रुव प्रथम। प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने उत्तर भारत में प्रतिहारों व पहाड़ों पर आक्रमण कर त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा लिया। सीधी सी बात यह है, कन्नौज को लेकर जो ट्रिपाटाइड स्ट्रगल चल रहा था उसमें गुर्जर प्रतिहार यहाँ से एंगेज थे, पाल ईस्ट से एंगेज थे और राष्ट्रकूट जो अभी तक दक्षिण की पॉलिटिक्स में सिर्फ एंगेज थे। ध्रुव फर्स्ट के टाइम पे उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करी और ध्रुव पहला शासक बना जिसने नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन स्टार्ट किया और उसके परिणाम भी देखने को हमें बाद में मिलते हैं। इस अभियान की सफलता पर ध्रुव ने अपने राजचिन्ह पर गंगा व यमुना को प्रतीक के रूप में अंकित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता। तो ध्रुव को धारावर्ष कहा जाता, ये तो ठीक है। अब इस लाइन को एक्सप्लेन हम जरा करते हैं क्या है। देखो, ये छोटा सा यहाँ पे मान लेते हैं ये कन्नौज का एरिया है, ये कन्नौज है। यहाँ पर अब क्या होता है, यहाँ पर एक शासक है नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट
फर्स्ट जब अटैक यहाँ पर कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे धर्मपाल अटैक करेगा, ये धर्मपाल, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, धर्मपाल कन्नौज की गद्दी पर यहाँ पे इंद्रायुध को बैठा दिया जाता है। इंद्रायुध किसने बैठा दिया, इसने गुर्जर प्रतिहारों ने, वत्सराज ने, वत्सराज, ठीक है। वत्सराज का अटैक हुआ था कन्नौज पर। लेकिन अब ये देखो, गुर्जर प्रतिहार जो है वो इंद्रायुध को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो पाल वंश के शासक है उस समय धर्मपाल, वो चक्रायुध को सपोर्ट कर रहे थे। तो जब इंद्रायुध को शासक बना दिया गया कन्नौज का, तो इसका विरोध किया किसने, धर्मपाल ने। धर्मपाल जब यहाँ पर लड़ने के लिए आएगा तो यहाँ पर प्रयागराज में धर्मपाल और वत्सराज के बीच में एक युद्ध होता है, और यहाँ पे धर्मपाल हार जाएगा, वत्सराज जीत जाएगा। वत्सराज जीतकर जब वापस आ रहा था तो हुआ क्या, उसी समय धारा फर्स्ट ने ये प्लानिंग करी कि वत्सराज की सेना इस समय बहुत थकी होगी, इसने अटैक कर दिया थकी हुई सेना वत्सराज पर। तो वत्सराज क्या हुआ, भाग के जैसे तैसे इसने राजपूताना के डिजर्ट में वहां पे मदद ली, शरण ली। और वत्सराज गंगा यमुना की दो आकृतियां भी, अपने दो छत्र भी लेकर आया था, अपने यहाँ लेके जा रहा था। तो जब यहाँ पर ध्रुव धारावर्त ने वत्सराज को हरा दिया यहीं पर, तो फिर इसी के उपलक्ष्य में इसने गंगा यमुना को, क्योंकि गंगा यमुना वैली में हराया ना वत्सराज को, इसी जीत के उपलक्ष्य में ध्रुव धारावर्त ने क्या करता है, वो अपने राज्य चिन्ह पर गंगा व यमुना के प्रतीक रूप में अंकित किया। नॉर्मली यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने अपने मतलब अपने राज्य चिन्ह पर गंगा व यमुना के प्रतीक के रूप में अंकित किया, तो आंसर क्या होगा, जिसने ध्रुव वत्सराज को हराया, जिसने गंगा यमुना वैली में अभियान चलाया था, उसी ने। ध्रुव के पुत्र गोविंद तृतीय ने भी पाल शासक धर्मपाल को तथा प्रतिहार शासक नागवट द्वितीय को पराजित किया। देखो ध्रुव के समय में ध्रुव ने हराया था किसको, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, डिफीटेड किसको, वत्सराज। किसको हराया इसने, वत्सराज और गुर्जर प्रतिहार, राइट, ओके। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि ध्रुव के बाद इसका बेटा आता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने धर्मपाल को तो हराया ही हराया, और साथ में इसने नागवट द्वितीय जो शासक था इसको भी हराया। अब नागवट द्वितीय की बात करें तो नागवट द्वितीय ने कन्नौज पर अटैक कर दिया था, मुद्दागिरी का युद्ध लड़ा था वो धर्मपाल के विरुद्ध में, मुद्दागिरी या मुंगेर का युद्ध। और मुद्दागिरी या मुंगेर के युद्ध के बाद नागवट द्वितीय ने कन्नौज को कब्जा लिया, और उसी टाइम पे इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया था। और इसने मालवा को भी जीता था, मालवा के परमार बताया था। गोविंद तृतीय राजपूत वंश का सबसे प्रतापी शासक हम किसे मानते हैं, गोविंद तृतीय को। याद कैसे रखेंगे, देखो गोविंद भगवान श्री कृष्ण का नाम है, तो प्रतापी तो थे ही, और तृतीय, तृतीय का मतलब है तीन तीन गोविंद प्रतापी थे, इस तरीके से। गोविंद तृतीय श्रीलंका के राजा व उसके मंत्री को बंदी बनाकर हालापुर ले आया, तथा लंका के इष्ट देव की दो प्रतिमाएं मान्यखेट लाकर शिव मंदिर के सामने विजय स्तंभों के रूप में प्रतिष्ठित कर कराई। अब ये बताओ, यही स्टेटमेंट ये है सबसे प्रतापी शासक, तो ये अगर एसेस हम इसको अगर स्टेटमेंट मान लें तो ये असर्शन हम क्या नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे कि गोविंद तृतीय एक तरफ वो धर्मपाल को हरा रहा है, दूसरी तरफ नागभट्ट को हरा रहा है, मालवा को भी हरा रहा है, इवन इसके जो आक्रमण है वो श्रीलंका में भी जा रहे हैं, और उसके राजा को हरा दिया और उसके मंत्री को बंदी बनाकर लेकर आता है कहाँ पे, हालापुर में। और लंका के जो इष्ट देव होते हैं उनकी दो प्रतिमा उसने अपने शिव मंदिर के सामने दो स्तंभों के रूप में गाड़ के रख दी। तो ये हमें उसके सौर पराक्रम और उसकी जो वॉर या बैटल स्किल्स थी उनके बारे में बताता है, किसके बारे में, गोविंद तृतीय। तो अटैक श्रीलंका पर किसने किया, गोविंद तृतीय ने। ये बताओ गोविंद कौन है, भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण किसके, राम के अवतार थे, तो भगवान राम ने भी तो श्रीलंका पर अटैक किया था, तो उसी तरीके से हम गोविंद तृतीय को याद रखेंगे। तो अब तक हमने तीन शासक देखे, नाम बताइए आप दिमाग में सोचिए। पहला शासक कौन, दंतीदुर्ग। दूसरा कौन, इसका चाचा कौन, जिसने मनवाया कैलाश मंदिर, कृष्ण फर्स्ट। फिर कौन आया, ध्रुव धारावर्ष। और ध्रुव के बाद कौन आएगा, अमोघ वर्ष। ठीक है, ध्रुव मान लो ध्रुव से ही वर्षा होती है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। चलिए, ध्रुव के बाद सॉरी आएगा गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय के बाद आएगा कौन, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष का कार्यकाल 1814 से 1878 तक रहा। इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। एक ऐसा शासक है जिसका जन्म सैनिक छावनी में हुआ था, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी कहा जाता है कि इसने अपनी
चलिए वो देखेंगे बाद में। हाँ, कि अमोघवर्ष ने प्रजा को महामारी से बचाने के लिए, महामारी इसके समय में आई तो उसको बचाने के लिए अपनी बाएं हाथ की उंगली, बाएं का मतलब लेफ्ट हैंड की उंगली काट कर लक्ष्मी देवी को भेंट कर दी थी। तो ये दो क्वेश्चन अमोघवर्ष से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो सैनिक छावनी में जन्मने वाला, और दूसरा कौन सा? अपने किसी ने अपने लक्ष्मी देवी को बाएं हाथ की उंगली काटकर चढ़ा दी थी। किस लिए? महामारी से बचाने के लिए जनता को। आगे देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पर अगर आप शुरुआत में देखेंगे, जैसे कृष्ण ने ये कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था, तो भगवान शिव को समर्पित था। तो इनिशियली जो राष्ट्रकूट के शासक थे, हम देखेंगे ये भगवान शिव को मानते हैं। ठीक है, इसी वजह से एलोरा की जो केव्स हैं भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन अमोघ वर्ष क्या हुआ, ये जिनसेन इसका मंत्री हुआ करता था, इसी के प्रभाव में आकर इसने जिन रिलीजन को अपना लिया था। ठीक है, इसके बाद महावीराचार्य उसे स्यादवाद का अनुयायी बताता है। महावीराचार्य एक बड़े गणतज्ञ हुआ करते थे। इस समय हमें याद है, महावीराचार्य फॉर्मूला पढ़ते हैं तो महावीराचार्य गणतज्ञ जो थे वो अमोघ वर्ष के दरबार में भी रहते थे, और वो अमोघ वर्ष को स्यादवाद के अनुयायी बताते हैं। ठीक है, गोविंद तृतीया के पुत्र अमोघ वर्ष प्रथम ने साहित्य व धर्म के अधिक रुचि ली तथा कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा के प्रथम काव्य की भी रचना करी। देखो, कन्नड़ काव्य का जो प्रथम काव्य है वो है कविराज मार्ग, और ये रचना करी है किसने? अमोघवर्ष ने। यह ग्रंथ दंडी, अब दंडी कौन है? संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। नंदी बर्मन द्वितीय के यहाँ पे रहते थे, ये है ना, पल्लव जो शासक थे नंदी बर्मन द्वितीय, उनके यहाँ पे दंडी रहते थे। तो यह ग्रंथ दंडन के काव्य दर्शन पर आधारित है। तो काव्य दर्शन किसने? दंडी ने लिखा था ना, तो उसी पे इन्होंने लिखा है कविराज मार्ग। अमोघ वर्ष की राजसभा में आदि पुराण का लेखक जिनसेन, इन्हीं के प्रभाव में आकर ये जैन हुए थे। तो जिन्होंने आदि की रचना करी, जिनने आदि पुराण की रचना करी, जिनसेन आदि पुराण। गणित सार संग्रह का लेखक कौन था? महावीराचार्य। तो महावीराचार्य ने क्या लिखी है? गणित सार संग्रह। और अमोघ वृत्ति का लेखक कौन है? सक्तायन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सक्तायन किसने लिखी है? अमोघ वृत्ति ने। अब याद कैसे, सॉरी, सक्तायन ने कौन सी लिखी? अमोघ। अमोघ का मतलब होता है जो चीज निष्फल ना जाए, वेस्ट ना जाए, वेन ना जाए आपका व्यर्थ। ठीक है, तो ये लिखी है सक्तायन। तो आपका जो सक्तायन में शतक है ना, शतक मारता है कोई प्लेयर, सक्तायन से शतक याद कर लिया, वो अमोघ नहीं जाता, यानी कि वेस्ट नहीं जाता है। अमोघ वर्ष जैन मत का पोषक था, यानी कि जैन मत को उसने संरक्षण दिया था। संजन लेख में उसे सहसांक यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान बताया गया है। अब सहसांक तो हमें पता है कि टाइटल होता है, तो जिसका मतलब होता है चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान। लेकिन हम याद कैसे करेंगे कि उसको दिया गया? तो हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि जिस व्यक्ति ने अपनी अंगूठी उंगली काट ली थी उसको चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान बताया गया। सीधी सी बात है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या अपनी उंगली काटी थी? नहीं काटी थी। अमोघ वर्ष ने प्रजा को महामारी से बचाने के लिए अपने बाएं हाथ की अंगुली काटकर लक्ष्मी देवी को भेंट कर दी थी। यह भी हमने पढ़ गया। अमोघ वर्ष ने मानखेत में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। पहले राजधानी कहाँ पे थी? लातूर। लातूर से मानखेत कौन लेकर आया? ये भी क्वेश्चन बनता है एक आपका, वो बनता है अमोघ वर्ष। ऐसे याद कर लो, जब राजधानी ट्रांसफर ये कर रहा था बहुत ज्यादा वर्षा हो रही थी मानखेत में। ठीक है, वर्षा हो रही थी कहाँ पर? खेत में। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष के राज्य को बलहर कहते हुए इस संसार के 4 बड़े राजवंशों को में एक बताया। अब देखो, अरब यात्री जो सुलेमान है 850 एडी के अंदर आएगा। राजपूत वंश का शासक यहाँ पे अमोघ वर्ष है, जबकि उसी समय गुर्जर प्रतिहारों में मेहर भोज शासन कर रहा है। तो ये दोनों के बारे में पूछता कि किस किस के शासनकाल में आया था। हमने याद कैसे किया था? जैसे सुलेमान को हमने याद कर लिया सलमान। आपने सलमान खान को ना किस पे बुलाया? भोज पर बुलाया और पानी बरसने लगा। तो उसने ये कहा है सुलेमान ने, अच्छा, सुलेमान ने सती सिस्टम के बारे में भी आपको जानकारी देता है। हाँ, तो सुलेमान ने राष्ट्रकूट वंश को यानी कि अमोघ वर्ष के राज को क्या कहा है? बलहर कहा है, जिनके पास बल ज्यादा है। और वो कहता है कि जो राष्ट्रकूट है वो संसार के 4 बड़े राजवंशों में से एक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसको संसार के 4 बड़े राजवंशों में से एक बताया है? सुलेमान ने। अमोघ वर्ष प्रथम की जो पुत्री थी नाम था चंद्रोबल्लभी या फिर चंद्रवल्लभी, ने कुछ समय तक रायचूर दुआब का प्रशासन संभाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट इस वजह से है क्योंकि रायचूर दुआब यानी कि कर्नाटक का एरिया, महाराष्ट्र कर्नाटक के एरिया में तो ये रूल कर ही रहे थे। तो ये पूछ सकता है कि किस वंश की राजकुमारी थी चंद्रवल्लभी, जिसने कुछ समय तक रायचूर पर शासन किया? उसका नाम पूछ सकते हैं, वंश पूछ सकते हैं। तो याद रखना, चंद्रवल्लभी ने राष्ट्रकूट वंश की थी। उन्होंने राष्ट्रकूट वंश वाले ने रायचूर, रा से राष्ट्रकूट होता है और रा से रायचूर दुआब होता है। अमोघ वर्ष प्रथम की उपाधि थी क्या? क्या? नृपतुंग एवं वीर नारायण। अब देखो, वर्षा में आप क्या करते हैं? नृप करते हैं। नृप, देखो, जो नृप होता है, नृप मतलब है राजा, तो नृप तुंग पर चढ़ता है। कैसे? वर्षा में कई बार हम वेस्टर्न घाट्स के सीन देखते रहते हैं अपने मोबाइल फोन्स में,
कि बारिश हो रही है, लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो ऐसे आप ऐसे अपना सीनिक ब्यूटी मतलब मेमोरी बनाओ कि नृप तुंग पर चढ़ रहा है, तुंग मतलब पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहा है और वर्षा हो रही है। और वीर नारायण, तो जो वर्ष है, जो वर्षा जिसके यहाँ पे होगी वही वीर नारायण होगा, ठीक है? तो नृपतुंग एवं वीर नारायण की उपाधि किसकी है? अमुक वर्ष की। राइट, आगे बढ़ते हैं हम। इंद्र तृतीय ने प्रतिहार शासक इंद्र तृतीय ने महिपाल को परास्त कर कन्नौज को लूटा था। अब महिपाल कौन है, हमें ये बताइए। ये है पाल वंश का शासक। महिपाल कौन? सॉरी नहीं, ये महिपाल ये वाला है आपका गुर्जर प्रतिहार। महेंद्रपाल महिपाल वाला गुर्जर प्रतिहार, इसको हरा दिया था महिपाल को और लूटा था। इसके समय में अरब यात्री अल मसूदी आया था। अल मसूदी 915 में इसने इंडिया विजिट किया था। उस समय इंद्र तृतीय का शासन था और महिपाल प्रतिहार का शासन था। और मसूदी ने राष्ट्रकूट शासक जो था इनको बलहर इंद्र थर्ड को क्या कहा था? बलहर कहा था। और कहा था ये भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा बताया। वैसे भी हमें पता है कि इंद्र जो थर्ड था वो बहुत ज्यादा क्या था? पावरफुल रूलर था, तभी इसने महिपाल को हरा पाया था। कृष्ण तृतीय 939 से 965 तक जिसने शासन किया ने अकाल वर्ष की उपाधि धारण करी। अब देखो, कृष्ण तृतीय जब भी अकाल फैलेगा तो हम किसके शरण में जाएंगे? कृष्ण के शरण में जाएंगे। वो भी तीसरे आ से अकाल ऐसे बनता है और कृष्ण थ्री ऐसे बन जाता है, राइट? तथा चोल नरेश परांतक प्रथम को 949 में तक्कुलम के युद्ध में पराजित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तक्कुलम का युद्ध कब हुआ था? 949 में। किस किसके बीच में? कृष्ण थर्ड और परांतक के फर्स्ट में के बीच में। तो हम याद कैसे रखेंगे कि तक्कुलम का युद्ध? देखो तक मतलब श्री कृष्ण ना, कृष्ण एकदम, देखो जैसे जब युद्ध में कर्ण का जो पहिया था रथ का, जब वो धस गया था तो कृष्ण उसी मौके को तक कर बैठे थे ना, तक कर बैठे थे कि कब वो मौका आए। तो कृष्ण तृतीय तक्कोलम का युद्ध। अच्छा, अब दो चीजें याद रखो। जिसने तक्कोलम के युद्ध की लड़ा था उसी ने अकाल वर्ष की उपाधि भी धारण करी थी। ऐसे याद रख लो कि तक्कोलम में इतना भीषण युद्ध किया कि उसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण करी। राइट, और हराया किसको था? इसने परांतक प्रथम को हराया था। और कृष्ण तृतीय भी वही शासक है जिसने कांचीयुम तंजियम कुंड, कांची को भी लूटा था, तंजोर को भी लूटा था और उसकी उपाधि धारण करी थी। क्या? कांचीयुम तंजियम कुंड। तो भगवान श्री कृष्ण है एक और दो राजधानियों को लूटा है। तो कृष्ण थर्ड थे। तो अब कनेक्टिविटी बैठाओ। देखो, कृष्ण तृतीय को हमें ये तो याद है तक्कोलम का युद्ध, जिसने तक्कोलम का युद्ध लड़ा उसी ने दो दो उपाधियां अपने में धारण करी। कांची को भी लूटा है, तंजोर को भी खत्म किया है। तो कांचीयुम तंजियम कुंड की उपाधि धारण करी। और उसी व्यक्ति ने अकाल की उपाधि भी धारण करी, अकाल वर्ष की। राइट, तथा तक्कोलम के युद्ध के बाद उसकी सेनाएं रामेश्वरम तक पहुंच गई एवं रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया। अब कैसे, कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे ये चोल शासक कर रहे थे, तो चोलों का इन्होंने चोलों को हरा दिया। तो रामेश्वरम यहाँ कहीं पर है, तो यहाँ तक उनकी सेनाएं पहुंच गई और रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो याद कैसे करेंगे कि रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ का निर्माण कराने वाला कौन है? फिर से वही कनेक्ट करूं, जिसने तक्कोलम के युद्ध में जब इनको चोलों को हरा दिया होगा तो उसका जो एरिया एक्सपांशन है नीचे की तरफ तो बिल्कुल कर सकता है ना। तो वही रामेश्वरम में विजय स्तंभ बनवाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि ये कृष्ण है और ये राम है, तो राम और कृष्ण को कनेक्ट कर सकते हो। और कृष्ण कौन थे? तृतीय। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर तथा गंड मार्तंड आदित्य मंदिर का निर्माण करवाया। मार्तंड मतलब सूर्य मंदिर, ठीक है? तो कृष्ण तृतीय ही ये सब काम करेगा। साउथ की तरफ से साउथ की तरफ एक्सपांड कर रहा है कौन? कृष्ण थर्ड, जिसने तक्कोलम के युद्ध को जीता है। ऐसे याद रखना है। अब कृष्ण तृतीय के दरबार में कौन थे? पौने निवास करते थे जिन्होंने लिखा था शांति पुराण। तो हम याद ऐसे कर लेते, फिर ट्रैफिक पे जाते हैं तो बहुत ज्यादा पौ पौ की आवाज आती है, लेकिन हमें चाहिए होती है शांति। तो पौने ने क्या लिखा है? शांति पुराण। कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद खोटिंग शासक बना, तब उसके सामंत मालवा के परमार स्वतंत्र हो गए। परमार राजा सियक ने मानकेट की लूटपाट की। देखो मैंने क्या बताया था आपको, जब भी आप देखेंगे जैसे ये वाला एरिया है, अब यहाँ पर राष्ट्रकूट शासन कर रहे हैं ये एरिया में। राष्ट्रकूट जब टूटेंगे तो उत्तर भारत में ये मालवा के परमार स्वतंत्र हो जाएंगे। और यहाँ पर ये जो है ये जो वेस्टर्न चालुक्य हैं ये स्वतंत्र हो जाएंगे, ठीक है? तो इनके राज्य दो भागों में टूट जाता है, उत्तर में मालवा के परमार और यहाँ पे पश्चिमी चालुक्य। हाँ, अब इतना हमें याद रखना होगा कि वो कौन सा अंतिम शासक था खोटिंग को जिसने, खोटिंग था, वो खोटिंग था राष्ट्रकूट शासक जिसको हराया था किसने? सियक द्वितीय। ये सियक द्वितीय है, इसी को श्रीहर्ष भी बोला जाता है। दूसरा इसका नाम क्या है? श्रीहर्ष। तो श्रीहर्ष ने खोटिंग को या सियक ने खोटिंग को हराया और मानखेट को लूटा था। और इस तरीके से उन्होंने मालवा की परमार वंश की स्थापना करी। 974 से 975 ईस्वी में चालुक्य सामंत चैलव द्वितीय ने अंतिम राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को परास्त कर राष्ट्रकूट सत्ता का अंत कर दिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। इसे जरा समझ देखो,
जब खोटिंग का शासन था उस समय तो राजा सियाक्यानी ने परमार वंश की स्थापना कर ही दी थी। उसके बाद भी राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक जो आया वो था कर्क द्वितीय, और कर्क द्वितीय को हटा के कौन आ गए, कौन किसने हरा दिया कर्क द्वितीय को, आगे तैलप द्वितीय ने। इसे मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो ये वाला एरिया देखो, ये इंडिया है, राष्ट्रकूट इस एरिया पे शासन कर रहे हैं, ठीक है, ये राष्ट्रकूटों का शासन है। जब ये शासन टूटेगा ये दो भाग में टूटेगा। ये उत्तर में मालवा के परमार, मालवा के परमार, मालवा के परमार परमार ने, राष्ट्रकूट शासक उस समय कौन था, इस समय जो राष्ट्रकूट शासक था उसका नाम है खोटिंग। खोटिंग राष्ट्रकूट के समय में, और मालवा का जो शासक था वो कौन था, सियक द्वितीय। तो सियक द्वितीय ने इसको हरा दिया था खोटिंग को, और मालवा के परमार वंश की स्थापना करी। लेकिन खोटिंग के अंतिम शासक था राष्ट्रकूट वंश का नहीं। तो अंतिम शासक कौन था, यहाँ पर स्थापना करेंगे दक्षिण में, जब ये खत्म होगा तो कल्याणी के चालुक्य आ जाएंगे, इनके इस एरिया को ले लेंगे। और कल्याणी के चालुक्य का शासक कौन है, यहाँ पे इनका जो शासक है वो है, आप देखोगे, तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय, तैलप द्वितीय किस राष्ट्रकूट वंश के शासक को हराएगा, तो वो आंसर है कर्क द्वितीय को, कर्क सेकंड को। तो ये कर्क सेकंड को हटा दे के और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करेगा। तो हमें दो चीजें याद रखनी है कि शिव द्वितीय ने खोटिंग को हरा के मालवा परमार वंश की स्थापना करी थी, और तैलप द्वितीय ने किसको, कर्क द्वितीय ने, सॉरी नहीं, तैलप द्वितीय ने कर्क द्वितीय को हटा के कल्याण की चालुक्य की स्थापना करी। इस तरीके से राष्ट्रकूट जो वंश है वो, राष्ट्रकूटों का जो साम्राज्य दो भागों में बढ़ जाता है, मालवा के परमार और दक्षिण में कल्याणी की चालुक्य, राइट। अब एक चीज हमें याद और रखनी है कि जो कर्क द्वितीय था ये अंतिम राष्ट्रकूट शासक है, अंतिम राष्ट्रकूट शासक है जिसको हराया था किसने, तैलप द्वितीय ने। और बाद में हम देखेंगे कि जब एक ही पार्ट आपस में इन दोनों की लड़ाई, किसी मालवा के परमार और कल्याणी के चालुक्यों की झगड़े भी होंगे, आपस में राइवलरी भी चलेगी, और इसके बाद में हम देखेंगे कि जो राजा भोज वगैरह रहेंगे कंटिन्यू उनको तैलप द्वितीय को हराया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं साहित्य एवं संस्कृति की। श्री विजय, श्री विजय और नरसिंह नामक राष्ट्रकूट सेनापति जैन थे। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या राष्ट्रकूटों ने जैनों को संरक्षण दिया था, आंसर इज यस। और यही बड़ा कारण है कि शुरुआती राष्ट्रकूट शैव थे, तो एलोरा की गुफाएं स्टार्टिंग में शैव में दिखती हैं, बाद में लेकिन हमें उसमें जैनिज्म के भी तत्व प्रदान होते हैं वहां पे। जैन आचार्य कौन थे, जिनसेन ने हरिवंश तथा पार्श्वबुद्धय नामक ग्रंथ लिखे। तो यार कैसे करेंगे, जिन आदि पुराण भी इन्होंने लिखा है, तो जिन्होंने आदि पुराण लिखा, जिन्होंने हरिवंश लिखा, जिन हरिवंश लिखा, और जिनका अबुद्धय हुआ है तो पार्थ अबुद्ध है, ऐसे याद करेंगे। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि आदि पुराण नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना स्टार्टिंग तो करी थी जिनसेन ने लिखना, लेकिन इसकी इसे पूर्ण इनके शिष्य गुणचंद्र ने किया था। कौन से शिष्य थे इनके, गुणचंद्र। तो जिनसेन के पुत्र वो शिष्य कौन थे, गुणचंद्र। इंद्र तृतीय के समय त्रिविक्रम नामक विद्वान ने नल चंपू लिखा। देखो नल चंपू, अब सीधी सी बात है, नल इतना टाइट चलता है कि उसको तीन तीन विक्रमी लोग उसको चलाते हैं। तो नल चंपू किसने लिखा है, त्रिविक्रम ने। किसके समय में थे, इंद्र तृतीय। तो तृतीय और त्रिविक्रम, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। कृष्ण तृतीय के शासन में काल में हलायुध ने कवि रहस्य लिखा था। ये हलायुध की पुस्तक है, कवि रहस्य हमें याद है। तथा कन्नड़ भाषा के आदि कवि पंपा ने आदि पुराण लिखा। तो आप किसी चीज के पंपिंग के आदि हो गए हैं, तो पंपा ने लिखा है आदि पुराण। अच्छा, जिनसेन ने भी आदि पुराण लिखा है, इतना याद रखना, आदि पुराण जिनसेन ने भी लिखा है, आदि पुराण पंपा ने भी लिखा। तो पंपा के आदि। शांति पुराण का लेखक कौन है, पूर्ण। अब देखो पूर्ण ना, पूर्ण हम क्या यार कैसे किया है कि ट्रैफिक में पोंपो होने से अच्छा कि शांति रहनी चाहिए। अब पुण्य में दो ना आ रहा है, इस वजह से ये दो भाषाओं का विद्वान था, संस्कृत का भी और कन्नड़ का। तो इसी वजह से उभय, उभय का मतलब होता है तो दो चीजों में एक्सपर्ट हो। उभय कवि चक्रवर्ती की उपाधि पूर्ण को प्राप्त है। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष प्रथम, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और इंद्र चतुर्थ ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पर बस कृष्ण फर्स्ट का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि कृष्ण फर्स्ट ने तो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी वजह से आप कृष्ण याद रखना, कृष्ण फर्स्ट ने जैनिज्म को सपोर्ट नहीं किया है, उसने शैविज्म को प्रोटेक्शन किया है। बाकी कृष्ण द्वितीय आ जाए, इंद्र तृतीय आ जाए और इंद्र चतुर्थ। तो इंद्र तीन और चार, इन तीन दोनों ने तो किया ही है। अमोघ वर्ष को तो मैं पता है जैनिज्म था, और कृष्ण ये द्वितीय है, ना कि कृष्ण फर्स्ट नहीं आना चाहिए। ना कृष्ण फर्स्ट आए, ना कृष्ण थर्ड आए। क्यों, क्योंकि देखो कृष्ण फर्स्ट को तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया, तो हम वैसे कनेक्ट कर जाएंगे
कि इसने तो नहीं कि जैनिज्म को, कृष्ण थर्ड कैसे आएगा? इसने रामेश्वरम में जाके स्तंभ धारण किया था और उपाधियां भी धारण करी थी जो कि हिंदुइज्म से रिलेटेड थी। तो कृष्ण फर्स्ट नहीं, कृष्ण थर्ड नहीं, कौन सा? कृष्ण द्वितीय ने जैनिज्म को। अमोघवर्ष प्रथम का गुरु कौन था? जिनसेन था, तथा कृष्ण द्वितीय का गुरु कौन था? गुणभद्र था। जबकि जिनसेन का जो शिष्य था वो था खुद गुणभद्र। एलोरा का कैलाश मंदिर, शिव मंदिर तथा एलिफेंटा की त्रिमूर्ति शिव मंदिर अधिक प्रसिद्ध है। देखो, एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि एलिफेंटा की त्रिमूर्ति हमें कहाँ मिलती है, जो कि शिव मूर्ति है। तो देखो, ई से एलिफेंटा, और ये बताओ तिर बनेगा तो तीन ऐसे बनता, तो ई और थ्री आप अपोजिट कर दो तो थ्री बन जाएगा, राइट। सतलोगी का त्रयी पुरुष मंदिर उच्च शिक्षा का केंद्र था। याद रखना, सतलोगी का त्रयी पुरुष मंदिर ये किसके शासनकाल में? राष्ट्रकूतों के शासनकाल में। ठीक है, इसका निर्माण राष्ट्रकूतों ने करवाया था। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन नेट से अरब में पूछ चुके हैं। अरब लेखक अबू जैद के अनुसार राष्ट्रकूत राजवंश की महिलाएं चेहरे पर पर्दा नहीं करती थी। अब सीधी सी बताओ, जिनको, या ऐसे कर लो कि अगर महिलाएं जब चेहरे पर पर्दा नहीं करती थी तो उनको राष्ट्रकूट कूट देते थे। ऐसे याद करने के लिए याद कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रकूतों ने अपने राज्य में अरब व्यापारियों को बसने, इस्लाम के प्रचार एवं मस्जिद बनवाने की स्वतंत्रता दी थी। हालांकि हमें यह भी पता होना चाहिए कि इनके पहले जो थे, कौन? बादामी के चालुक्य जो थे, उन्होंने अरब को इस तरीके से बसने नहीं दिया। और तभी हमें पता है कि अरब का जब अटैक होगा, लड़ाई करी गई थी, तो किसका? ये विक्रमादित्य सेकंड ने किसको? अमोघ वर्ष ने जब हेल्प किया था, तो इसको टाइटल दिया था पृथ्वी वल्लभ का। इसी उपलक्ष्य में दिया था क्योंकि इसने, राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष ने हेल्प करी थी किसकी? चालुक्यों की अरब अटैक्स को फेल करने के लिए। ठीक है, तो इनिशियली जो चालुक्य थे उन्होंने तो ऐसा नहीं करने दिया, मुस्लिम्स को रिलीजियस फ्रीडम नहीं दी, लेकिन राष्ट्रकूटों ने ऐसा किया। दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले दक्षिण की पहली शक्ति राष्ट्रकूट थे, जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में एंगेज हो गए थे। और वो कौन सा शासक था? ध्रुव फर्स्ट ने सबसे पहला किया, जिसका नाम था ध्रुव या धारावर्ष। कन्हेरी बौद्ध विहार को शिक्षा का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति राष्ट्रकूटों के काल में ही मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्हेरी हालांकि जो बन गए थे, ये बहुत पहले बन गए थे, सातवाहन के समय में, लेकिन बौद्ध विहार की शिक्षा के रूप में जो इनका, कह सकते हैं, ख्याति प्राप्त हुई है, वो इनको राष्ट्रकूट काल में ही हुई है। राष्ट्रकूट शासन में ग्राम महाजन या ग्राम महत्तर गांव के बुजुर्ग गांव के मुखिया की सहायता करते थे। ग्राम महाजन या ग्राम महत्तर हमने गुप्त काल में भी इसको पढ़ा है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रकूट काल में जो प्रशासन व्यवस्था थी उसके बारे में। प्रशासन की बात करें तो किंग पावरफुल हुआ करता, ओवरऑल वो हेड हुआ करता था, सारी शक्तियां उसी में निहित थी। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हो, चाहे कमांडर इन चीफ हो आर्म फोर्सेस का, उन सबका हेड कौन था? किंग था। बहुत ज्यादा कोई स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं था, लॉ प्रोमेजेनिचर की, जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वही शासक बनेगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट लॉ नहीं था उस समय, रूल नहीं था राष्ट्रकूतों के यहाँ पे। लेकिन जो पोजीशन होती थी किंग्स की, वो हेरिडेटरी होती थी, यानी कि शासक यहाँ पे जनता के द्वारा नहीं चुना जाता था, वंशानुगत होता था, यानी कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। अब ये जरूरी नहीं था कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बने, कोई भी पुत्र हो सकता है। अब जब हम बात करते हैं कि कोई स्ट्रिंजेंट लॉ ऑफ प्रोमेजेनिचर नहीं था, तो इसके संबंध में हम देखेंगे ध्रुव और गोविंद चतुर्थ ने अपने बड़े भाइयों को गद्दी से बाहर फेंक दिया था, निकाल के। फ्यूडल पॉलिटी का उद्भव हो रहा था। किंग जो था, किंग के नीचे, अब देखो आपस में अगर आप देखोगे तो किंग के नीचे फ्यूडल्स हुआ करते थे। वैसे कायदे से बात करो तो चालुक्य शासक जो है बादामी के, उनके फ्यूडल खुद थे कौन? राष्ट्रकूट थे। बात समझ में आ रहा है? और राष्ट्रकूतों के फ्यूडल कौन थे? मालवा के परमार थे, और ये बादामी, और ये थे वेस्टर्न चालुक्य। वेस्टर्न चालुक्य, ठीक है। अच्छा, अब जो फ्यूडल्स थे उनके रोल क्या थे? एक तो रोल था इनका युद्धों में। पहली बात ये था कि दरबार में राजा के यहाँ पे हाजिरी देना, युद्ध में अपनी अपनी सेना भेजना राजा के सपोर्ट में। मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द किंग, जो मंत्री थे कौन कौन थे? फॉरेन अफेयर्स में ट्रेजर हुआ करते थे, पुरोहित भी थे, पुरोहित का काम था पूजा पाठ, आर्म्ड फोर्सेस और चीफ जस्टिस के भी। नॉर्थ इंडिया में जैसे गुप्ता थे और दक्षिण भारत में चालुक्य थे, उन्हीं के यहाँ का जैसे उन्होंने प्रशासन को अडॉप्ट किया था। एक तरीके से मिक्सचर था गुप्ताओं के और चालुक्यों की शासन व्यवस्था का, राष्ट्रकूटों की। अगर हम बात करें इनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की, तो राष्ट्र विषय भुक्ति ग्राम, देखो एक्चुअल में भुक्ति यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि हमें याद करो भुक्ति हमेशा क्या होता है? स्टेट होता है। जैसे कि जेजा भुक्ति, जेजा भुक्ति यानी कि, जेजा यानी कि जय शक्ति की भुक्ति, जो चंदेल शासक था, तो भुक्ति से हमने याद किया था, हमेशा स्टेट होता है। और विषय या आहार जो होता है, तो आप इसे यहाँ पे काट के इसे यहाँ पे कर लो भुक्ति, ये स्टेट हो गया, ठीक है, राइट, अब सही है। तो पहली यूनिट थी राष्ट्र, दूसरी थी भुक्ति यानी कि राज्य हुआ करता था,
बिसय यानी कि बिसय या आहार भी बोल सकते हैं आप इसको, ये जिला था, डिस्ट्रिक्ट, और इसका अधिकारी कौन होता था? बिसयपति। और फिर आती थी ग्राम। तो देखेंगे राष्ट्र, भुक्ति, बिसय और ग्राम। राष्ट्र का जो वो एडमिनिस्ट्रेटर था उसको बोलते थे राष्ट्रपति यानी कि गवर्नर। विषय का विषयपति, ग्राम में ये कंडीशन थी। फिर इसके अलावा शहर का जो हेड करता था, देखभाल करने वाला, वो तो होता था शहर का कोतवाल। ग्राम की बात करें तो ग्राम में ग्राम महाजन या महात्तर देखरेख करते थे, प्रशासन इनके हाथ में था। कमेटी हुआ करती थी मैनेज करने के लिए। क्या क्या मैनेज करती थी कमेटी? पॉन्ड्स, स्कूल, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, टेम्पल्स और रोड्स को मैनेज करती थी यही। और ग्राम महाजन और ग्राम महात्तर एक तरीके से गांव लेवल का अधिकारी था। अब तक हमने थ्योरी की क्लास देखी थी, अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। बात है, पहला क्वेश्चन है कि हमारे सामने ध्रुव धारावर्त शासक था, किस वंश का? चालुक्य वंश का था? नहीं। चोल वंश का था? नहीं। पल्लव वंश का? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रकूट वंश का था? बिल्कुल। और ध्रुव धारावर्त ही पहला सवाई शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। यानी कि दक्षिण भारत की पहली कोई शक्ति थी राष्ट्रकूट, और उनमें से भी ध्रुव फर्स्ट के समय में ये इन्होंने कन्नौज पर अटैक करने की सोची, और उसकी नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन स्टार्ट हुआ ध्रुव धारावर्त के समय में। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हमें ये बताओ, ये कौन था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने कीर्ति वर्मा, किसको? कीर्ति वर्मा। और कीर्ति वर्मन कौन था? चालुक्य ऑफ बादामी, चालुक्यास ऑफ बादामी को हराकर ये उपाधि डाली थी। तो हमने याद कैसे किया था? तो कीर्ति बहुत चालू थी, तो अंत अंत हो गया, ज्यादा चालू लोगों का अंत हो जाता है, ठीक है। तो कीर्ति वर्मन चालुक्य का अंत कर दिया किसने? दंती दुर्ग ने। इस तरीके से इसने स्थापना करी राष्ट्रकूट साम्राज्य की। लिखा है, चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मानखेड़ अथवा मालखेड़ बनाई, ठीक है। लेकिन दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मानखेड़ नहीं बनाई थी, बाद में इसकी राजधानी ट्रांसफर भी करी थी किसने? अमोघवर्ष ने। आगे देखेंगे, दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। क्यों किया था, जरा मैं समझा देता हूँ आपको उसके बारे में। देखिए, ये एरिया आप देखो, ये यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन है, ये यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार है, और यहाँ पर है दंती दुर्ग, कौन? राष्ट्रकूट। तो गुर्जर प्रतिहार और ये जो एरिया है मालवा की, इनकी बॉर्डर लगती थी नर्मदा नदी को। तो गुर्जर प्रतिहार अपने आप को दक्षिण में एक्सपांड करना चाहते थे, और ये राष्ट्रकूट वंश के लोग उत्तर में एक्सपांड करना चाहते थे। बात समझ में आ गया? इसी वजह से आपस में लड़ाई होती रहती थी। तो दंती दुर्ग ने हरा दिया था गुर्जर प्रतिहार को, और जब इसने हिरण्यगर्भ में महादान यज्ञ किया दंती दुर्ग ने, तो पर गुर्जर प्रतिहार ने इसके द्वारपाल के रूप में काम किया था। बात समझ में आ गई? यानी कि राष्ट्रकूट दंती दुर्ग भारी पड़ रहे थे गुर्जर प्रतिहारों के ऊपर। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने प्राकृतिक आपदाओं के रक्षार्थ अपने बाएं हाथ की उंगली को काटकर महालक्ष्मी को अर्पित कर दिया था। ये अभी हमने पढ़ा था। इसके अलावा अमोघवर्ष जो था, ये क्या था? इसने जैन रिलीजन को अपना लिया था, और सैनिक छावनी में इसका जन्म हुआ था। ये फैक्ट भी हमें याद रखना है, सैनिक छावनी में जन्म होने वाला ये है अमोघवर्ष, ठीक है। अमोघवर्ष की तुलना शिवी, दधीच जैसे पुराने व्यक्तियों से की जाती है। क्यों की जाती है? जैसे दधीच ने अपनी हड्डियां गलाने के लिए दे दी थी, जिससे इंद्र का वज्र बने और असुरों का नाश हो। उसी तरीके से इसने अपनी जनता की रक्षार्थ के लिए अपनी उंगली काटकर महालक्ष्मी को अर्पित कर दी थी। बाएं हाथ की उंगली, बाएं का मतलब है लेफ्ट हैंड, नॉट राइट हैंड। राजपूत शासक हिंद तृतीय के समय भारत आए अरब यात्री अल मसूदी के अनुसार राजपूत राजा बल्हारा या बल्लभ राज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। बात समझ में आया? कौन था? सीधी सी बात है, जब अल मसूदी, यानी कि अल मसूदी कब भारत आया? 915 में। जब तो इस समय शासन करता है हिंद तृतीय है, और एक है महिपाल। तो इंद्र तृतीय को ये बल्हार बोलते हैं। क्या बोलता है? कि ये बल्हार है, इसको बल्हार, या इसने बोला बल्लभ राज है। बात समझ में आया? और महिपाल को ये बौर बोलता है। वो कहता है कि इंद्र तृतीय राजपूत वंश का सबसे प्रतापी शासक है भारत का। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बचने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो बादामी के चालुक्य थे, बादामी चालुक्य जो थे, चालुक्यास, इन्होंने मुस्लिम्स को अपने यहाँ पे भी बड़े चालू थे। इस वजह से ये जानते थे कि आज नहीं तो कल मुस्लिम पूरा डोमेन कर जाएंगे, डोमिनेंट। इस वजह से इसने मतलब स्वतंत्रता मुस्लिमों को अपने यहाँ पे बचने की नहीं दी थी। जबकि इनके जो सामंत थे राष्ट्रकूट, इन्होंने अपने राजाओं से कुछ सीखा नहीं, और उनको इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दे दी थी, और बचने की स्वीकृति दे दी थी, मस्जिद बनाने की स्वीकृति भी दे दी थी। तो अब पूछ लेगा, स्टेटमेंट आपको देगा कि राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बचने की इजाजत नहीं दी थी। आंसर इज गलत। जो चालू थे वही मुस्लिम्स की पॉलिसीज को समझ पाए थे, इसी वजह से उसने उन्होंने इजाजत नहीं दी थी। जबकि इनके जो सामंत थे राजपूत, ये बेवकूफ थे और उन्होंने स्वीकृति दे दी थी। राजपूत वंशज थे किसके? बताइए।
बादामी के चालुक्य के बताया था इन्हीं के सामंत हुआ करते थे, डिस्कस कर लिया हमने। हाँ, क्या यहाँ पे देखते हैं, अंग्रेजी के सक्सेसर का अर्थ वंशज होता है, ठीक है, यानी कि सक्सेसर मतलब वो वंशज मतलब उन्हीं के वंश से रिलेटेड नहीं है, कह रहा है सक्सेसर मतलब इन्होंने किस राष्ट्रकूट वंश राष्ट्रकूटों ने किनको सक्सेस किया था, यानी कि किनको रिप्लेस किया था, तो बादामी के चालुक्य को किया था। इसका अन्य अर्थ चलो ठीक है, यहाँ वंशज से ये देखते हैं। हाँ, राष्ट्रकूट मूलतः लटलूर बताया था ना, लटलूर यानी कि लातूर, क्या हो गया, वेट वेट, तो राष्ट्रकूट मूलतः लटलूर क्यों मतलब निवासी थे, लटलूर यानी कि लातूर आज का महाराष्ट्र का, तो एक चीज क्लियर हुई। दूसरी, लेखों में उन्हें लटरूर पूर्वाराधीश्वर भी कहा जाता है। लटलूर से हम बस याद रखना, ये राजपूतों के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस कुल के लोग चालुक्यों के राज्य में जिलाधिकारी, यानी कि जिलाधिकारी का मतलब क्या हो गया, राजपूत का एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग क्या होगा, जिलाधिकारी होता है ना, तो ये जिलाधिकारी हुआ करते थे। वनेदिंदोरी तथा राधनपुर के लेखों में वर्णन मिलता है कि कृष्ण ने चालुक्य सेना के समुद्र को विमथित कर उसकी राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लिया था, और कृष्ण प्रथम के साथ युद्ध में बादामी के चालुक्य शासक कीर्ति वर्मा तथा उसके सभी पुत्र मारे गए, जिसके फलस्वरूप बादामी पर राष्ट्रकूट के अधिकार हो गए। क्या लिखा है कि कृष्ण प्रथम के साथ युद्ध हुआ था, उसमें बादामी के चालुक्य शासक कीर्ति वर्मा जो कि अंतिम शासक था, ये मारा गया तथा उसके सभी पुत्र भी मारे गए, और इस तरीके से स्थापना हो जाती है किसकी, किसकी स्थापना हो जाती है, राष्ट्रकूटों का। हालांकि स्थापनाकर्ता जो इनका है वो कौन है, वो है दंतीदुर्ग, और दंतीदुर्ग का चाचा है कृष्ण प्रथम। इसका युद्ध हुआ था इसके कीर्ति वर्मा के साथ में, तो अंतिम जो शासक है चालुक्यों का वो है कीर्ति वर्मा। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था, ध्रुव, हाँ था, कृष्ण भी था, गोविंद तृतीय भी था, और गोविंद चतुर्थ भी था। अब बात यह है कि ये चार के चारों राष्ट्रकूट वंश के हैं, इसमें सबसे महान किसको मानेंगे, सबसे महान गोविंद तृतीय को मानेंगे। उसका आंसर क्या है मैं बता रहा हूँ, याद किया करो। गोविंद तृतीय ने, एक तो ये वो शासक है जिसने तक्कोलम का युद्ध किया है, तक्कोलम का युद्ध 952 में, और किसको, परांतक फर्स्ट को हराया जो चोल शासक था। और साथ में ये बताओ, चोलों का जो प्रभु क्षेत्र है वो है ये वाला एरिया, तो यहाँ पर तो वो हराएगा ही हरा होगा, और चोलों के पूरे साम्राज्य को डिवाइड करके रामेश्वरम तक ये अपनी सेना लेकर जाएगा, और यहाँ पर वो क्या है, झंडा यानी कि स्तंभ भी लगाएगा, एक झंडा भी यहाँ पर अपना गाड़ेगा, विजय स्तंभ जिसको बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। इसके अलावा और यहाँ पर ये शिव मंदिर का निर्माण भी करवाएगा यहाँ पर। और इसी के साथ में हम देखेंगे कि इसने भोज परमार को भी हराया था, इसने पाल को भी हराया, और साथ में इसने हराया है गुर्जर प्रतिहारों को भी। ये क्या उपाधियाँ काम है, अगर मान लो आप काम ये है, तो इसने उपाधि जो धारण करी थी वो कौन सी करी थी, कांचियम तंजियम कुंड की। कांची का मतलब है पल्लवों को हराने वाला, तंजोर का मतलब है चोलों को हराने वाला, तो पल्लव को भी हराया, चोर को भी हराया। इसके अलावा इसने एक उपाधि और धारण करी थी, कौन सी, उसका नाम था अकाल तृतीय, अकाल वर्ष। तो ये सब चीज़ें जितनी जो बैटल इसने लड़ी हैं, ये इसकी पराक्रम और शौर्य को दर्शाता है, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा, गोविंद तृतीय, याद रहेगा। हालांकि ध्रुव भी पहला शासक था जिसने नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन किया था, और जो बैटल ऑफ ट्रिपाइटाइट हो रहा था उसको लेकर, राइट। तो ये डिस्कस हमने कर लिया है। इसने पल्लव, पांड्य, केरल तथा गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया गोविंद तृतीय ने। राजपूत शासकों में गोविंद तृतीय अपने अद्वितीय साहस, कूटनीतिकता, सेनायक आदि गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ शासक था। चलिए हमने डिस्कस कर लिया, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। अन्य महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं। राजपूतों के अभिलेखों में उनका मूल निवास स्थान लटरूर प्रदेश बताया गया है, किंतु बाद में एलिजपुर में इस वंश का राज स्थापित हुआ। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, बिल्कुल। और याद रखना, जो कृष्ण प्रथम था ये दंतीदुर्ग के बाद शासक बना था, और दंतीदुर्ग का ये चाचा हुआ करता था, चाचा ने करवाया था, कृष्ण प्रथम चाचा था। हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों के प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है, एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रकूटों के टाइम पे बनी थी, और राष्ट्रकूट हिंदुओं को भी मानते थे, जैन को भी और बुद्धिज्म को भी। एलोरा में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा नामक स्थान गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये हम कहाँ पे स्थित है, ये महाराष्ट्र में एलोरा गुफा सब लोग जानते हैं। निर्माण कब हुआ, 6 से 11वीं शताब्दी में हुआ। निर्मित कितनी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं, जिनमें से अधिकांश हिंदुओं की तथा कुछ बौद्ध और जैनियों की हैं, राइट। तो तीनों, जैसे हम कहें कि एलोरा ई ऐसे बनता, थीन ऐसे बनता, तो तीनों धर्मों के बारे में, हिंदुज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड है।
एलोरा का सबसे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, ये गुफा नंबर किस में बना है? 16 में बना है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ने करवाया था, राइट। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और इनकी संख्या 29 है, जबकि एलोरा की गुफाओं की संख्या कितनी है? 34 है, जिनमें कुछ 100 फीट गहरी हैं तथा घोड़े की नाल के आकार में खुदी। ये क्वेश्चन पूछता है कि अजंता की गुफाएं किस आकार में खुदी हैं। स्टेटमेंट दे देता है कि अजंता की गुफाएं, ये अजंता की जगह रिप्लेस कर देगा, एलोरा की गुफाएं घोड़े के नाल के आकार में खुदी हैं, नहीं, ये एक तरीके से क्लिफ पर है, क्लिफ यानी कि एक पहाड़ी पर है जो कि एक तरफ से ढलवा है। अजंता की गुफा संख्या 16 तथा 17 गुप्त काल की मानी जाती है। 16 और 17 किस काल की? गुप्त काल की। और 17 को ही कहा जाता है आर्ट गैलरी। पीतलखोर महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, यहाँ से 14 बौद्ध गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो पीतलखोरा से भी कितनी बौद्ध गुफाएं हैं? ये पीतलखोरा में 14। अच्छा, अब जैसे हम ये कहें कि बौद्धों के बारे में, तो एलोरा में की जो कन्हेरी केव्स हैं, जैसे कन्हेरी केव्स की और बात कर लें जो एलोरा से अलग हैं, इनका जनरली इनको बनाया तो गया था सातवाहन काल में, लेकिन बौद्ध शिक्षा के रूप में इनकी जो प्रचार है बौद्ध शिक्षा के रूप में, वो हुआ है इनका राष्ट्रकूट के काल में। इस वजह से ये भी कन्हेरी की गुफाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया है किस किस को? एलोरा की गुफाओं को डिस्कस कर लिया। अच्छा, एलिफेंटा की गुफाओं में भी अगर हम देखेंगे, एलिफेंटा यहाँ पर एक और डिस्कस करते हैं। एलिफेंटा की गुफाओं में हमें त्रिमूर्ति मिलती है। क्या मिलती है? त्रिमूर्ति। तो 3 ऐसे बनता है, ई ऐसे बनता है, ठीक है। तो हमने एलिफेंटा की गुफाओं को डिस्कस किया, एलोरा की गुफाएं डिस्कस करी, अजंता की गुफाएं डिस्कस करी, पीतलखोरा की गुफाएं डिस्कस किया, और कन्हेरी की गुफाओं के बारे में भी हमने चर्चा की। आगे बढ़ते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? ये भी एकदम इजी, राष्ट्रकूट वंश। कौन? कृष्ण फर्स्ट, ठीक है। प्रसिद्ध एकात्मक कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी बता दो कि अजंता में, एलिफेंटा में, एलोरा में, एलोरा में, राइट। हाँ, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक किसे मानोगे? वास्तविक संस्थापक हम मानेंगे परांतक प्रथम को। हालांकि परांतक प्रथम को हरा दिया था कृष्ण तृतीय ने, कृष्ण थर्ड ने, और बैटल ऑफ तक्कोलम में 952 में हुआ था, राइट। आदित्य प्रथम ने चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया था और उसने उपाधि धारण करी कोदंड राम की, कोदंड राम, राइट। एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित? अभी मैंने बताया था एलोरा में ई ऐसे बनता है, तो इसका लेटरल इन्वर्जन कर दो तो 3 भी तो ऐसे बनता है। तो तीनों धर्म से रिलेटेड है, जैनियों से भी है, हिंदुओं से भी और बौद्ध से भी है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुल इसमें 34 गुफाएं हैं। इसमें गुफा संख्या 1 से 12 तक बुद्ध, 12 तक बुद्ध, 13 से 29 तक हिंदू, और अंत में 30 से 34 तक जैनियों की है, राइट। तो 12 से 12 तक बौद्ध हैं, 13 से 29 तक हिंदू हैं। ये विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बता दो भाई, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कासे कैलाश और ये कृष्ण प्रथम। तो ये कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड थे राष्ट्रकूट वंशों से हमने डिस्क्राइब किया है। कुछ चर्चा करिए कि वीडियो इंटरेस्टिंग रहे। अगर आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।